देखो राजा, काम की बात करो। तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है और हमारी आवाम हमसे नाराज है। इस मसले का, इस समस्या का एक ही उपाय है, ये कि हम आपस में एक 15 दिन की लड़ाई कर लें। राइट? तुम हमें गालियां देना, हम तुम्हें गालियां देंगे। तुम हम पर जहर उगलना, हम तुम पर जहर उगलेंगे। तुम हम पर थूकना, हम तुम पर थूकेंगे। हम अपने मुल्क के अंदर मुहिब वतन होने के दावे करेंगे, तकरीरें करेंगे, तुम देशभक्ति के भाषण देना। जब तुम देशभक्ति के भाषण दोगे और हम मुहिब वतन होने की बातें करेंगे तो 5 साल तो निकल ही जाएंगे। इस तरह हमारी भी कुर्सी मजबूत हो जाएगी और तुम्हारी गद्दी भी महफूज हो जाएगी। उसके बाद कुछ नया टूर्नामेंट खेल लेंगे। आगे समझ तो आप गए होंगे कि ये जो सारा ड्रामा खेला जा रहा है, ये क्यों खेला जा रहा है। मेरे भाइयों, चाहे आप सरहद के उस पार हों या हमारे इस पार हों, एक दूसरे के साथ झगड़ने और लड़ाई करने के नतीजे में सबसे ज़्यादा जो पिसेंगे वो इन दो ममालिक के गरीब पिसेंगे। इस दोनों ममालिक की मईशत सफ़र करेगी, इकोनॉमी सफ़र करेगी, लोग स्ट्रेस में आएंगे, टेंशन में आएंगे। इस तरह के तवज्जो हटाने के पहले भी बहुत सारे हरबे अपनाए जा चुके हैं। अमन का रास्ता ही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब ये ट्विटर के ऊपर जंगें और लड़ाइयाँ करना बंद करो, ये ड्रामे ढकोसले करना बंद करो। सारी बातें तुम लोगों ने आपस में तय की हुई हैं, हमें तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी तुम गोटियाँ फिट कर रहे हो। बेफिक्र रहो, ना आपके मुल्क के अंदर ये ड्रामा चलेगा अगर आप जनता का ख्याल नहीं रखेंगे, और हमारे मुल्क के अंदर भी अगर महंगाई का बोझ बढ़ाकर आवाम के लिए मसाइल पैदा करके कोई गेम खेला गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। माजी में भी हुकूमतें ये करती रही हैं, तब भी हुकूमत हटा दी थी गुलाम इसा खान साहब ने, फिर उसके बाद दोबारा हटा दी थी, फिर उन्होंने, फिर मुशर्रफ साहब आ गए थे, भी शो देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें तवज्जो हटाने की कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आवाम की खिदमत करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैं अपनों को भी बता रहा हूँ, परायों को भी बता रहा हूँ। मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब। अब इनसे पूछते हैं कि ये तो मुल्की सियासत की बात हो गई, ये ताजर सियासत में क्या गेम खेला जा रहा है। वेलकम करता हूँ आपको शो में मियाँ जाहिद। शुक्रिया। माजरत, प्रोग्राम का आगाज़ मैंने कुछ इस तरह जूम आने अंदाज में किया, आप भी थोड़े बौखला गए, सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, लेकिन समझ तो आपको भी आ गई, हमारी भी आवाम बड़ी तेज़ है। बात यह कि ये जो हमने ताजर तंजीमें बनाई हैं, इनका काम मुल्क की मईशत को फ़रोग़ देना है, सरमायाकारी को बढ़ाना है। इनकी कारकर्दगी का ऑडिट कौन करेगा? FPCCI, KCCI, पता नहीं कितने चैम्बर हैं, कितनी एसोसिएशनें हैं। तो मियाँ जाहिद हुसैन साहब ज़रा मुझे ये बताएं कि इनकी कारकर्दगी की ऑडिट किस तरह से होगी? फेसबुक पर इसकी ऑडिट होगी, व्हाट्सएप पर होगी, तस्वीरें देखकर कि कितने लोगों के साथ मुलाकातें हुई, कितने खाने हुए, कितने डिनर, कितने लंच, कितने गुलदस्ते। जी, इस पर थोड़ा हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपने अपना जो क्या इंट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इब्तिदाइया कह लें, वो बड़ा ज़बरदस्त आपने दिया। शुक्रिया। और माशाल्लाह आप बड़े फ़नकार हो गए। और जहाँ तक अब आपके क्वेश्चन का ताल्लुक़ है, तो क्वेश्चन में बात यह है कि ऑडिट कौन करेगा। ऑडिट 2 किस्म के होंगे। जो मुल्क की इकॉनमी है उसकी जो रफ्तार है, या जो अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, या जो अवाम सफ़र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो कारोबारी इदारे हैं यानी ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनका जो काम है वो है मुल्क की इकॉनमी को सही खतूत पे रखना और गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करना, इस अंदाज में इंटरैक्ट करना कि मुल्क की इकॉनमी, गरीब आदमी के मसाइल, रोज़गार के मसाइल और एक्सपोर्ट के मसाइल, इंपोर्ट के मसाइल, कि जिससे हमारी मुल्क की तिजारत जो है वो उसके खदोखाल दुरुस्त हों, हेल्दी हों और मुल्क तरक्की करे। ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है।
तकरीबन 50 के करीब मुल्क में चैम्बर्स हैं जी और 200 के करीब सेक्टोरियल एसोसिएशन हैं। जी जी तो इन सब का काम यही है कि अपने अपने सेक्टर में ये ठीक रखें, और जो चैम्बर्स हैं उनका काम है अपने अपने इलाके में तिजारत को फ़रोग़ दें। अब बात यह है कि ये अगर हम देखते हैं कि आज जो मुआशी इन्हतात है और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो हम लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल हूँ, या तो हम लोगों ने काम सही नहीं किया, हमारे इदारों ने काम सही नहीं किया, या ये कि हुकूमत से हम अपनी बात मनवा नहीं सके। तो अगर हुकूमत से अगर हम मनवा नहीं सके तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उसकी वजूहात, यानी 2 क्वेश्चन मार्क हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, जी। फिर वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले मियाँ जाहिद हुसैन साहब, बात बुनियादी तौर पर यही हो रही थी कि आप वजाहत से बता रहे थे कि किरदार क्या होना चाहिए, किरदार बोल दिया मैंने, सॉरी। बात यह कि हकीकतन क्या समत होनी चाहिए ताजिर सनतकार इदारों की। उसमें आपने बताया कि 50 तक हमारे चैम्बर हैं और बाकी जो है सेक्टोरल एसोसिएशन हैं। जी जी। तो बात यह है कि इन सब का जो मेन फंक्शन है वो अपने अपने शोबे में या अपने अपनी लोकेलिटी में रिसर्च करना, उसकी इकॉनमी के लिए तजावीज़ बनाना और अपने मेंबर्स को ग्रूम करना, और फिर गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करना ताकि गवर्नमेंट से जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक एनवायरनमेंट बनवाया जाए। देखें, इनकी वीकनेस की वजह से ये जिद, माजरत के साथ बात क्या हुआ है कि पीबीसी का किरदार उभर के सामने आ गया, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, और दीगर और सनतकार ताजिर तंजीमें जिनको बैनुल अक़वामी कंपनियाँ जिनको रिप्रेजेंट करती हैं या उनके अंदर अपने लोग भेजते हैं, वो ज़्यादा सामने आ गई, नुमायाँ हो गई। माजी की हुकूमत में भी थोड़ा इसी तरह का ट्रेंड रहा, और इस वक्त भी इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल, टू बी वेरी फ्रैंक, मिलते ज़रूर होंगे इन तंजीमों के लोगों से, लेकिन प्रायोरिटी उन लोगों को देते हैं जो शायद ज़्यादा नुमायाँ होकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें पीबीसी, दीगर और इदारे हैं, एबीसी भी है, ओआईसीसी भी है, इस्लामिक चैम्बर भी है जी, मतलब और इदारों की तरफ राग़िब हो गए। क्या वजह? तो बस बुनियादी वजह यही है कि जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो पीबीसी आपने जिक्र किया, या हमारा पाकिस्तान बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल फोरम है, बेसिकली हमें चाहिए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा तवज्जो दें। दुनिया की सक्सेस स्टोरीज़ को हम देखें कि दूसरे मुल्क, हमने कोई व्हील को नए सिरे से इन्वेंट नहीं करना, दुनिया की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उन्हीं को अपने खित्ते या अपने मुल्क के हिसाब से उसको लोकलाइज करना है, उसको अडेप्ट करना है। ठीक है कि भाई क्या सिचुएशन है और हमें कैसे उसको ढालना है। राइट। लेकिन बदकिस्मती से बात यह है कि हम ज़्यादातर आगे हैं तस्वीरों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इल्यूजन्स के ऊपर, कि हम डैम बनाते हैं तो फेसबुक पे बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बनाते हैं, हम रेलवे बनाते हैं तो सोशल मीडिया पे बनाते हैं वाला है। तो हम अपनी जितनी तरक्की है वो इल्यूजन्स की बेस के ऊपर हम कर रहे हैं और फैंटेसी में हम जिंदा हैं। बात यह है कि हमें हक़ाइक़ में आना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में दादू की क्या अहमियत है, जेएलएम की क्या अहमियत है, सक्खर की क्या अहमियत है, फैसलाबाद की क्या अहमियत है, और कैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फ़िलासफ़ी पे कैसे हम जा सकते हैं, और कैसे एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम इकॉनमी वाइज डेवलप कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सक्खर का मोहल्ले वकू जो है वो कराची से कम नहीं है, वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे शाह बेलो भी है, वहाँ पे डेट्स भी हैं, वहाँ पे फिर उसको सक्खर के साथ जो शिकारपुर है, तो ये सारा जो इलाका है ये बहुत ही रिच इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े अवेयर्ड हैं। बात यह है कि वहाँ पे एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उस इलाके को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो वो यानी सियाहत के एतबार से भी वो इलाका बेहतरीन है और ज़राअत के एतबार से भी और इंडस्ट्री के एतबार से भी, तो यानी वहाँ पे तमाम लवाजमात वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से दादू है, वहाँ पे सियाहत के हवाले से तो बेशुमार हमारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम उसके ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है वहाँ के चैम्बर्स को, वो हम करते नहीं। और चैम्बर्स के साथ हमने असल में बदकिस्मती से ये जो हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं इनको हमने FPCCI के इलेक्शन का एक जीना और ज़रिया बना लिया कि किस तरीके से हम
इसमें अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और किस तरीके से हम फेसबुक में या अपने इन्फ्लुएंस में हम जिंदा रह सकते हैं, जुगाड़बाजी जिसको कहते हैं। यहाँ पे भी मौरूसी सियासत है मेरे नज़दीक। एग्जैक्टली तो बात यह है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो DGTO हैं यानी डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी की लीडरशिप है, उनका ये बुनियादी किरदार है और रोल है कि वो एक सही सिमत का तयन करें। और इन अच्छा, मैं प्रिंसिपली एग्री नहीं करता कि आप लोग DGTO के अंडर में हैं, मैं प्रिंसिपली एग्री नहीं करता। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ट्रेड बॉडीज को डायरेक्टली सेक्रेटरी कॉमर्स जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, मेरी राय है। क्योंकि बात यह है कि माशाल्लाह आप लोग इतने ऊंचे स्टेचर के लोग होती हैं, आप लोगों को ग्रेड 19 वाले के आगे जाके मिलते करनी पड़ती है। मैं वैसे बताऊं नहीं, देखिए बात ये मेरा ऐसा ख्याल, आई डोंट नो, मे बी ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, नहीं ये नहीं देखना कौन कह रहा है, हो सकता है कोई 17 ग्रेड का बंदा भी अच्छी बात कह रहा हो, हमें ये देखना कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि जब आप DGTO का एक्ट देखते हैं तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं लिखी हुई, सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। बात यह है कि हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए ना, उसका काम तो सिर्फ उसको ट्रेड बॉडीज को स्ट्रक्चर करना है। अब वो सेक्रेटरी CCI का जो सदर है, ये भी एडिशनल सेक्रेटरी होता है जो DGTO होता है, तो मतलब ये है कि उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है। बात यह है कि वो कंट्रोल करे या ना करे, ये एक अलग बहस है। ये तो एक, मैं कहता हूँ ना, देखें FPCCI का जो सदर है, मैं एक मिसाल मैं गुजारिश करता हूँ, ये एक प्रोसीजरल बातें हैं। देखें, हमने अभी पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की एग्जांपल दी, या PBIF की एग्जांपल दी, या इस तरह के और इदारे हैं, ICMA और बहुत सारे इदारे। तो ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं? ये क्या कोई इदारा उनको सीधा कर रहा है या ये खुद कर रहे हैं? पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं आपने? मैंने पढ़े हैं, आपने क्वालिटी देखी है उन डॉक्यूमेंट्स की? मैंने देखी है। आप वाले कहाँ हैं? FPCCI के कहाँ हैं? लेकिन मैं गुजारिश ये करूं, मैंने उनकी क्वालिटी भी देखी है। उसमें क्या है, उसमें भी यही है कि दुनिया की सक्सेस स्टोरीज को पाकिस्तान पे रेप्लिकेट करने के लिए उन्होंने अपनी तजावीज़ दी हैं। कोई रॉकेट साइंस उन्होंने भी ईजाद नहीं कर ली, तो ना ज़रूरत है कोई रॉकेट साइंस की, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। मैंने अभी आपको कुछ शहरों के नाम गिनवाए, आपको तो सिर्फ मैं FPCCI की बात कर रहा हूँ। फॉर दैट मैटर KCCI आल्सो, कोई नाराज होता तो देखिए, उन लोगों ने भी कोई खास ऐसा जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, वो तो कुछ मल्टीनेशनल्स की या कुछ बिलियनर्स की वो एक समझ लें क्लब है या ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं ऐसा सुन ले, मेरी बात पूरी होने दे, पूरी बात होने दे, वरना गलत मफहूम चला जाएगा। तो गलत भेज दिया ना। हाँ, नहीं, वो एक बेंचमार्क उन्होंने रखा हुआ है कि इससे ऊपर के जो लोग हैं जिनकी टर्नओवर है वो उसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि वो ठीक है, वो कॉरपोरेट लेवल के वहाँ पे लोग हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्मॉल एंड मीडियम, जो कि किसी भी मुल्क की 80-90% जो बिजनेस कम्युनिटी है या इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो तो हमारे चैम्बर्स ही है ना, वो तो हमारी एसोसिएशन ही है। बस आपने बात यह है कि उनको हमने किस तरीके से, किस तरह हमने अपलिफ्ट करना है। मैं ये नहीं, एक्सक्यूज मी, देखिए जो आपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मैं एक बात जरा थोड़ी सी हो लेने दें। अब सियालकोट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सियालकोट में भी वही चैम्बर है और वही तकरीबन 6-8-10 के करीब वहाँ पे एसोसिएशन है, ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टोरियल, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बना लिया, ठीक। वहाँ पे आप जाके देखें तो आप, सियालकोट के लोग अच्छे होते हैं ना, उनको पता होता है करना। बात यह है कि वहाँ के आप शहर को जाके देखें, शहर में सारा बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे उसको डेवलप किया हुआ है। बात यह है कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, हमें सिर्फ उन चीज़ों को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है, और वो हो सकता है प्रोवाइडेड कि हम उसमें डिटरमिन हो, हमें लीडरशिप सही अवेलेबल हो, और उसमें एक जो ख़ास तौर पे जो बिजनेसमैन हमारा है वो क्यों जुगाड़ पे हर वक्त रहता है इनक्लाइन, वो इसलिए रहता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जिस शोबे में वो काम कर रहा है, उस शोबे में जो उसका इंडिया का कॉम्पिटिटर है, जो उसका बांग्लादेश का या श्रीलंका का कॉम्पिटिटर है, वो उसकी कॉस्ट कम है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर मेरी गुजारिश पूरी होने दे, अगर हम हमारे यहाँ गवर्नमेंट देखें ना, कुछ काम तो बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट के करने के, मेरे ही आपके करने का नहीं है। गवर्नमेंट ये इंश्योर कर दे कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स दूसरे ममालिक में हैं, हम उसके मुताबिक आपकी कॉस्ट को एडजस्ट करने की जिम्मेदारी हुकूमत अपने सर पे ले ले, ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं उसके मुताबिक हो जाए। उसके बाद फिर अगर हमारे लोग एक्सपोर्ट ना कर पाएंगे, देखें हमारा इस वक्त जो मसला है वो इक्तिसादी नहीं है, तिजारती है। सर मेरे सवाल का जवाब तो दे दें, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, सारी बातें मान ली, बस मैं तो किसी से इख्तलाफ करता ही नहीं। मुझे ये बताएं, मैं तो सवाल का जवाब चाहता हूँ कि आपने SME का जिक्र किया तो आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए जी। मुझे कोई एक चीज़ ऐसी बताएं जो अभी तक मौसर करने में कामयाब हुए। SMIDA का इदारा बना, SME बैंक बना, क्या वो हमारे तिजारती सनती इदारों का महवर है? नहीं। क्या आपने देखा कि SME सपोर्ट के लिए कोई ख़ास फंड बिजनेसमैनों ने तैयार किया? नहीं। ये सिर्फ तकरीरों सेमिनारों के लिए है सर।
एसएमई वालों के वोट पकड़ लेते हैं, केसीसीआई वाले भी, एफपीसीसीआई वाले भी। मैंने नहीं देखा कि एसएमई के लिए हकीकतन कोई काम होता हुआ। आप दुरुस्त कह रहे हैं। कोई बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुतालिक आप उन्हें बताएं, ऑटोमेशन के बारे में बताएं। आप तो पढ़े लिखे बंदे हैं, इस बारे में आप काफ़ी तहकीक करते रहते हैं, इसके बारे में बताएं ना क्या करना है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। एसएमई के हवाले से अगर हम बात करें कोई टेंजिबल काम होने की, कि जिससे वाकई मुल्क की इक्तिसादियात में कोई उसका रोल हो जितना होना चाहिए जी, तो वो नहीं है। ठीक है, 2-4-5% अगर हो तो ज़्यादा नेग्लिजिबल है। बात यह है कि एसएमई जो है 90-95% हमारे जो लोग हैं वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हों, ठीक, वो रोज़गार ना सिर्फ खुद को दे रहे हों बल्कि अपने साथ 10-12 लोगों को रोज़गार मज़ीद दे रहे हों। ठीक है, और उनको हम इस तरीके से उनके, जैसे आप हल्दीराम है फॉर एग्जांपल, ठीक, हमारे यहाँ निमको वाले हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कौन से किंग हैं अपना जो फेडरल भी एरिया में है, तो ये इस तरह के जो लोग हैं इन्होंने ये स्मॉल एंड मीडियम से कन्फेक्शनरीज हैं, बेकरीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, तरक्की करके ये पूरी दुनिया में फैले हैं। तो वो कैसे फैल गए? वो अपनी कोशिश से खुद फैले हैं हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई स्टेट के इदारे ऐसे होने चाहिए जो हमें सपोर्ट करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसी बात इस बारे में भी करेंगे कि भाई एफपीसीसीआई के सदर की अगर मियाद बढ़ा देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरे नज़दीक पता नहीं क्यों लोग उसका इतना ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा खुल के बात ज़रा हो जाए। बात ये मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब थोड़ी बात हमने ताजर सियासत की कर ली, इसकी भी बात कर ली। अभी मैंने एक ख़बर पढ़ी किसी अखबार में, लिखा कि जनाब वो सदर एफपीसीसीआई की मियाद को बढ़ा दिया जाए, तो साथ में लिखा हुआ था बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदों ने इसकी जो है वो मुखालफत की है, मुज़ाहमत की है। क्या बुराई है भाई, बढ़ा दो, क्या है? एक साल के बाद, हर एक साल के बाद एक्सरसाइज ये रिपीट करनी पड़ती है, थोड़ा बढ़ा दें। क्या बात है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी एक रीजन का उसमें दर्जा हासिल है, तो 5 हो गए एज़ फार एज एफपीसीसीआई इज़ कंसर्न। तो इलेक्टोरल जो कॉलेज हैं या रीजन्स हैं वो 5 हैं। अब उसमें जो KPK है और बलूचिस्तान है उनको एक बारी मिलती है, जबकि सिंध और पंजाब बड़े सूबे हैं, इनको 2-2 बारियाँ मिलती हैं। तो इन अदर वर्ड इस वक्त जो KPK और बलूचिस्तान को सदारत की बारी मिलती है वो 7 साल बाद मिलती है। अगर ये 3 साल कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि 21 साल बाद KPK से सदर आएगा या बलूचिस्तान से सदर आएगा। और अगर वो 2-2 बारी यानी पंजाब और सिंध की ख़त्म कर दी जाए, सबकी इक्वल टर्म कर दी जाए, तो भी हर सूबे का या हर रीजन का 10 साल के बाद नंबर आएगा, या 15, अगर 3 साल की जाए तो 15 साल, और अगर 2 साल की जाए तो 10 साल। ठीक है, तो इन अदर वर्ड जो पाकिस्तान के जो दूसरे शहर या दूसरे इलाके होंगे जिनको एफपीसीसीआई में रिप्रेजेंटेशन मिलती है, एफपीसीसीआई की प्रेसिडेंट की स्लॉट में, तो वो फिर 10 साल के बाद आया करेगी। ठीक है, जो कि अब आती है 5 साल के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये इम्प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, बात कह देना तो बड़ी आसान है, अभी 3 साल कर दें तो क्या हो जाएगा, या 2 साल कर दें तो क्या ये बात मुस्तनद है कि इस तरह की गुफ्तगू हो भी रही है, या इस चीज़ को कंसिडरेशन में लाया गया है? जैसे कह रहे हैं कि आज शायद इस बात यह है कि कुछ लोगों को, देखें, 2 किस्म के लोग होते हैं जी। एक वो लोग होते हैं कि जिनके अपने कारोबार होते हैं, ठीक है, और उन्होंने 1 साल कौम के लिए वक्फ करते हैं कि जी मैं अपने कारोबार से 1 साल निकाल के मैं एफपीसीसीआई की सदारत संभाल लेता हूँ। ठीक है, वो लोग तजर्बाकार लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं। वो आके जब इस तरह की स्लॉट पे बैठते हैं तो उनको किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। एक जो मेन आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जी 6 महीने जो है प्रेसिडेंट साहब को लर्न करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, और फिर 6 महीने के बाद उनके जाने के दिन गिनने शुरू हो जाते हैं, तो उसको तो टाइम ही नहीं मिलता। तो बात ये है कि अगर आप, इल्जाम ये होता है कि पीछे से चलाया जा रहा होता है। गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपने, नहीं, आपको भी पीछे से चलाया जा रहा है, जो आपने लगाया हुआ है कान पे, ये समझने की बात है कि ये चलाया जा रहा है या आपको फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि कोई भी शख्स अपनी ज़ात में मुकम्मल नहीं होता, उसके साथ जब तक एक पूरी टीम नहीं होती
तो वो काम नहीं कर सकता। आपके बिहाइंड भी पूरी एक टीम है, सामने कैमरे हैं, सारा कुछ है। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि एक साल ही मैं रखें? गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर शख्स कॉम्पिटेंट होगा, समझदार होगा, किसी अच्छे इदारे का, अपने कारोबार का उसको एक्सपोजर होगा, वो अपनी सीट पे आके बैठेगा, और वो इदारा जिसमें वो सीट पे आके बैठ रहा है, अगर उसमें प्रॉपर R&D होगी, उसका सेक्रेटेरिएट ठीक होगा, मजबूत होगा, तो इसका मतलब है कि जो भी बंदा आएगा उसने तो सिर्फ विजन देनी है, उसने कुछ चलाना थोड़ी है उसको कि भाई मैं अब गाड़ी में बैठ गया हूँ तो मैंने उसकी ड्राइविंग सीखनी है या ड्राइविंग करनी है मैंने, और फिर हाथ सीधा करना है मैंने। नो, बात यह है कि वो उसने तो आके, उसके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके साथ जनरल बॉडी है, उसने तो आगे और ओहदेदारान है, और ओहदेदारान है, तो उन सब ने 13 आदमियों की टीम है, वो 13 आदमियों ने आके, और अपने अपने उनको तजर्बात हैं और वो सरगर्म चशीदा हैं, बिजनेस कम्युनिटी के नो वारिद नहीं है वो, तो वो अपना अपना कारोबार 1 साल के लिए छोड़ के आ रहे हैं वॉलंटरीली, वो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, उन्होंने आके तनख्वाह नहीं लेते? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं होती, वॉलंटरीली वो काम करते हैं। तो 1 साल उन्होंने देना है कौम और मुल्क के लिए। अब बात फिर वही है कि वो इदारा अगर ठीक है, उस इदारे में अगर दम है, उस इदारे में अगर R&D है, उस इदारे का सेक्रेटेरिएट ठीक है, उस इदारे के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर ठीक हैं और राइट मैन फॉर द राइट जॉब है, तो इसका मतलब है उसने तो आके सेरेमोनियल उसकी पोजीशन है, उसने डायरेक्शन देनी है और उसने विजन देनी है, बाकी उसने कुछ नहीं करना, अपने हाथ से उसने कोई चीज़ बनानी नहीं है, राइट, जिसके लिए उसको एक बड़ा अरसा दरकार हो। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि 1 साल इज़ इनफ, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले, हर आदमी मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटाए। और अब ये जो मूव चल रही है कि जी 2 साल कर दें या 3 साल कर दें, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये PTI की हुकूमत के लिए साजिश है। क्यों? देखें, इस वक्त ट्रेडर्स जो हैं वो आपके बजट को मान नहीं रहे, बजट की मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं वो उसको एग्री नहीं कर रहे, और उसके लिए वो हड़तालों की कालें दे रहे हैं। उनके FBR में रोज़मर्रा मुज़ाकरात हो रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। वो कहते हैं जी हम CNIC की कंडीशन मानेंगे नहीं, हम दूसरी शराइत को मानेंगे नहीं, आपको 800 अरब रुपया। नहीं सर, सुने ना, अब हल्का हाथ रख नहीं ना, वो शुरू का था सारा शोर हल्के शराबा। या भारी की बात नहीं है, मैं जो गुजारिश करने जा रहा हूँ समझे, आपको मुल्क को 800 अरब रुपया दरकार है होलसेल और रिटेल सेक्टर से, ठीक है। वेयर एज के हमारे ट्रेडर्स जो कह रहे हैं जी 10,000 रुपये हमसे ले लो, उनको चाहिए 4 लाख रुपया एक ट्रेडर से, ठीक है, यानी 4 लाख रुपया ट्रेडर से चाहिए और देने को तैयार हैं 10,000 रुपये। तो पॉइंट क्या है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, इतना बड़ा जो गैप है, CNIC की कंडीशन उस गैप को कवर करने के लिए ही लगाई गई थी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ ये हमारा टग ऑफ वॉर चल रही है कुछ लोगों के साथ जो नेट में नहीं आना चाहते, उसमें आज आप FPCCI की सदारत को 3 साल कर रहे हैं 1 साल से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत के साथ एक नई वार शुरू कर दी जाए। हुकूमत जो है पहली बार जो है इकॉनमी के फ्रंट पे लड़ रही है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल के फ्रंट पे लड़ रही है, IMF के फ्रंट पे लड़ रही है, FATF के फ्रंट पे लड़ रही है, कश्मीर के फ्रंट पे लड़ रही है। अब एक ऐसी वार में उसको उलझाया जाए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। यानी आप मुल्क के 200 जो एसोसिएशन और 50 चैम्बर जो हैं, उन 250 चैम्बरों या एसोसिएशनों को, ट्रेड बॉडीज़ को, और उनके अंदर जो 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार मेम्बर्स हैं, उनको भी आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के सामने ला के खड़ा कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट एक नई दर्द सरी में इन्वॉल्व हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये बेवक्त की मुहाज़राई का वक्त नहीं है और मुहाज़राई का वक्त नहीं है। जो मुहाज़राइयाँ चल रही हैं उनको समेटने का वक्त है और मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। और ये जो हम इस वक्त बेवक्त की रागनी जो हमने नई शुरू कर ली है, आई डोंट थिंक कि इसके बिहाइंड कौन है, क्या है और किसके इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ कि वो मुल्क की किस्मत के साथ खेल रहा है। आप आराम से जब सुकून से आ जाएं, आपके जब 100-200 अरब रुपए के डॉलर के आपके रिजर्व्स हो जाएं, आपकी एक्सपोर्ट 30-35-40 बिलियन डॉलर की हो जाए और आपका जो ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो जाए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो जाए, फिर आप बेशक ये आप इस किस्म की बहसें शुरू कर लें और फिर इन बहसों के ऊपर बहस तो आप ही लोगों के साथ करेंगे ना, अगर करेंगे तो। इदारा तो आप लोगों का है, यानी ताजिर सनतकारों का है। अगर गुफ्तगू होगी वो आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि इस वक्त इस बहस की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस बहस को शुरू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा नहीं है कि हम मुल्क को एक नए इंतशार और एक नई दलदल की तरफ शायद धकेल रहे हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई आज मियाँ जाहिद हुसैन साहब के साथ। मेरे पास और भी बहुत सारे मौज़ूआत थे जिन पर गुफ्तगू होती है, लेकिन माजरत के वक्त कम है। 1 साल के लिए आपने फॉर्म 1 साल का भरा हुआ है, आपने जो इलेक्शन लड़ा है वो 1 साल की टेन्योर के लिए लड़ा है, तो आप क्यों खामखा एक नई चीज़ें जो कि सेटल्ड इश्यूज़ हैं उनको खामखा एक नया तनाज़ा दे रहे हैं? इस बारे में भी एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। आज थोड़ा
बहुत ही हल्का हाथ और नरम मिजाजी से बात की मियां जाहिद हुसैन साहब ने। खैर क्या करें ताजर, सियासत भी कुछ ऐसी है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस बारे में भी मियां जाहिद हुसैन साहब के साथ बात करेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।